के तरीके से अपने अंदाज में सब बातें रखते हैं। हमारे न्यूज हेड हमारे साथ नवदीप छाबड़ा जी हमारे साथ हैं। नवदीप जी, शाम को रंगीन करने रंगीला जी हमारे पास आ गए हैं, क्या फरमाइश रहेगी आपकी? रंगीला जी से फरमाइश तो यही है कि अभी स्टार्टिंग में इन्होंने अभी लालू जी का अंदाज बताया, और देश में सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा है नोटबंदी, और उसी वजह से आजकल हिट भी है। तो मैं चाहूंगा कि नोटबंदी का जो मुद्दा है वो मोदी जी के अंदाज में ही बताया जाए, और पूरे देश में क्या चर्चा है उसके लिए इस अंदाज से मोदी जी जाने जाते हैं। इस बारे में तो शायद शाम आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका अंदाज बखूबी सब जानते हैं। दोबारा से हो जाए एक बार जी। मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, मैं पूरे भारत देश में चेंज लेके आऊंगा, और भाइयों बहनों जैसा मैंने कहा था मैं आज चेंज लेके आया हूं। क्या आप सबके पास 100 का नोट है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे 50 दिन का समय दे करके देखिए, 50 दिन लाइन में लग लीजिए, 50 दिन तकलीफ झेल लीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं भाइयों बहनों, 51वें दिन आपको आदत हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इसमें तो हमारे साथ हमारी एक महिला कलीग जुफिशा हमारे साथ है। जुफिशा, क्या डिमांड रहेगी? मोदी हो गया, नाना पाटेकर हो गए, तमाम कलाकारों का जिक्र हो गया, आपके कलाकार कौन से हैं? बिल्कुल, मैं चाहूंगी जैसे पॉलिटिकल रुख चल रहा है तो राहुल गांधी जी का भी कुछ हो जाए। अभी नरेंद्र मोदी और चिर प्रतिद्वंदी राहुल गांधी। जी जी, अब राहुल गांधी भी गए थे लाइन में लगने, और राहुल गांधी को भी पैसे नहीं मिले। राहुल गांधी बोले, देखिए देखिए भैया, मोदी जी हमारी पॉकेट मनी बंद करवाना चाहते हैं, वो सूट बूट की सरकार है, लेकिन भैया ऐसा होने नहीं देंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी पॉकेट मनी बंद हो गई तो क्या हुआ, मैं रिचार्ज ऑनलाइन कर लूंगा। हमारे साथ हमारी एक और कलीग हैं, उनसे हम जानते हैं। आरती, क्या फरमाइश है आपकी शाम से? मैं चाहती हूँ कि अगर लालू जी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कोई चेतावनी दें भारत की ओर से, तो किस अंदाज में देंगे? पाकिस्तान को चेतावनी? हाँ, लालू यादव जी पाकिस्तान को सबसे पहले तो बोलेंगे, अरे काहे बोलते हो, कश्मीर ले लेंगे अरे भारत में भाई भाई को कोई वाईफाई का पासवर्ड नहीं देता, तुम बोलते हो कश्मीर ले लेंगे। जोरदार तालियां। और प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। प्रकाश की खासी डिमांड थी, ये बहुत चाह रहे थे कि श्याम रंगीला आए, बेसब्री से इनको भी इंतजार था। अब पूछते हैं जरा क्या फरमाइश इन्होंने अपने दिल में कैद रखी है श्याम जी के लिए। जी श्याम जी, हम तो सुनना चाहेंगे कि सनी देओल का एक बहुत फेमस डायलॉग रहा है दामिनी फिल्म में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो आप एक बार वो दोहरा दीजिए। सनी पाजी जी, सनी पाजी जब नोट बैन हुए तो उनको काम मिल गया। धर्मेंद्र ने कहा कि जाओ नोट निकाल के आओ। पापा मैं जरूर जाऊंगा, मैं एटीएम में जाऊंगा और नोट निकाल के आऊंगा। पापा हमारे पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, मोदी जी ने नया काम दिया है, कम से कम दिन भर खाली तो नहीं बैठेंगे। अब वो गए, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, उनको कैश नहीं मिला, पैसे मिले ही नहीं, तो वो भड़क गए, तारीख ब तारीख, तारीख ब तारीख, तारीख ब तारीख, तारीख मिली है, कैश नहीं मिला। तालियां जोरदार। दीक्षा हमारे साथ, हमारी महिला सहयोगी। दीक्षा, क्या फरमाइश है? श्याम रंगीला हमारे सामने, इतनी रंगील महफिल इन्होंने सजा दी है, आपकी डिमांड क्या है? सर, मैं चाहती हूँ कि आप परेश रावल सर की करें एक्टिंग। अगर उनका टेक क्या होता है नोटबंदी पे, वो अपने तरीके से कैसे इसे एक्सप्रेस करते हैं? परेश रावल नया किरदार। जी, परेश रावल जी भी लाइन में खड़े थे, और परेश रावल जी से पहले कोई अंदर घुस रहा है लाइन में आगे उनके, तो परेश रावल जी किस तरह से बोलेंगे, यार देवा, यार रुक रे देवा, यार मैं सुबह से आया रे देवा, क्या तेरे को पागल लगता हूँ क्या देवा, यार बाबा उठा ले रे देवा, उठा ले, इसको नहीं रे मेरे को उठा ले, नोट ही नहीं है, क्या करेंगे रह के। तालियां जोरदार। और आखिर में हमारे एक सहयोगी अवनीश हमारे साथ हैं। ये भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया पर श्याम रंगीला की वीडियो देखी, जैसा कि आप सबने भी देखी है। क्या फरमाइश है? श्याम जी, आप काफी लोकप्रिय हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के बाद, और काफी कलाकारों की कर लेते हैं कि फिल्म स्टारों में अगर बात करें तो ऋतिक रोशन का काफी ज्यादा मिमिक्री नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप ऋतिक रोशन की करके दिखाएं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा अपने डांस स्टेप के लिए जाने जाते हैं, जरा थोड़ा करके दिखाइए। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जी,
जब 50-60 लोगों के पीछे वो लाइन में खड़े थे, जब उनकी बारी आई केस निकालने की, तो वो पासवर्ड भूल गए। अरे मैं पासवर्ड भूल गया, लेकिन मैं कैश निकालूंगा। मेरे को पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं कैश निकालूंगा, मैं निकालूंगा। आखिर में श्याम, JK 24/7 न्यूज जो है वो बदलाव की बात करता है, आओ बदले हम। तो कुछ मोदी के अंदाज में JK 24/7 न्यूज को स्टैब्लिश करना हो या आओ बदले हम बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? JK न्यूज जी और इनके जो भी व्यूअर है, बदलने की आप बात करते हैं, मैंने भी कहा है बदलिए, और 31 दिसंबर तक आप बदल सकते हैं। 1000 और 500 का नोट बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। और आप जो देश बदलने का कार्य कर रहे हैं, यह भी बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी को और JK न्यूज के जितने व्यूअर हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया श्याम आपका, आप JK 24/7 न्यूज पर आने के लिए और हम वक्त निकालने के लिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। आप चूंकि महाराष्ट्र में रहते हैं और एक लंबी दूरी भी है दिल्ली और महाराष्ट्र की, लेकिन आपके प्रोग्राम्स भी हैं, हम जानते हैं आपकी व्यस्तता है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ आए और हम शुभकामना आपको देते हैं आपके करियर को लेकर, आपका जो भी आने वाला वक्त है उसको लेकर, कि आप मिमिक्री में, कॉमिक मिमिक्री में काफी आगे जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और JK न्यूज का भी धन्यवाद, मेरे को बुलाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में सोनम गुप्ता बेवफा है और नोटबंदी पर मिमिक्री करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन श्याम रंगीला ने किया और सोशल मीडिया पर उनको काफी लोकप्रियता भी मिली। सोशल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि मुख्य धारा की जो मीडिया है वहां तक आ गए और JK 24/7 न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुनेंगे। पहली दफा किसी न्यूज चैनल को वो इस अंदाज में स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू देने वाले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं श्याम रंगीला। श्याम रंगीला जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और सभी जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं मुझे, उनका भी बहुत बहुत नमस्कार उनको, और धन्यवाद उनका कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत खूब। और श्याम, आपसे हम शुरुआत करें इंटरव्यू की, आपसे हम और गुफ्तगू करें, हम जाने कि आप कहाँ से आते हैं, आपका इतिहास क्या है, आपने कैसे मिमिक्री करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक भी शायद ये जानना चाहते होंगे या सुनना चाहते होंगे कि आप जो है वो सोनम गुप्ता जो वाले जो आपके शब्द थे और जो पंक्तियां आपने बनाई थी नरेंद्र मोदी की आवाज में, एक बार वो आप सुना दें हमारे दर्शकों को। जी, जब नोट पे लिखा गया कि सोनम गुप्ता बेवफा है, तो मोदी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों नमस्ते, मैंने सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है। भाइयों बहनों, पूरा देश मानता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन क्या यह बात नोट पे लिखनी चाहिए क्या? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जवाब दीजिएगा। क्या कभी अन्ना हजारे जी ने कहा क्या कि केजरीवाल बेवफा है? क्या कभी आडवाणी जी ने यह कहा क्या कि मोदी जी बेवफा है? भाइयों बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि हमारा शहजादा बेवफा है। तो भाइयों बहनों, एक सोनम गुप्ता के बेवफा हो जाने पर इतना क्यों कोहराम मचा रखा है? बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका इस पंक्ति को दोबारा से दोहराने के लिए। और हमारे जो दर्शक हैं जरूर वो जब आपको सुन रहे हैं तो उनको आपकी जो काबिलियत है मिमिक्री की उसका अंदाजा बखूबी हो गया होगा कि आगे आप और क्या क्या कर सकते हैं, और वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि आगे वो और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं रंगीला जी कि ये जो रंगीला शब्द आपके नाम पर जुड़ा है, इसके पीछे का इतिहास दरअसल क्या है? क्या आपका ये जो मिजाज है मिमिक्री करने का, ये बचपन से ही रहा है इसलिए आपको इनाम दे दिया गया, उपनाम दे दिया गया, या फिर इसके पीछे कहानी क्या है? जी, इसके पीछे ये कहानी है कि मेरा नाम श्याम सुंदर है वैसे तो, और श्याम रंगीला मैंने लगाया ये 2013 में, जब एक डोगमा कंपनी है, वेबसाइट बनाते हैं वो, तो उनका जब प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा कि यार एक यूनिक नाम होना चाहिए आपका। तो मैंने कहा आप रख दीजिए नाम। तो कई नाम सोचे तो फिर रंगीला अच्छा लगा। मैंने कहा यार रंगीला राजस्थान से है तो रंगीलो राजस्थान ऐसा करके रंगीला रख दिया। फिर तो श्याम रंगीला .com ये भी बन रही थी, श्याम सुंदर .com बन नहीं रही थी वेबसाइट,
तो उन्होंने कहा कि यार आपकी वेबसाइट shyamrangila.com बन जाएगी, आप ये रख लीजिए, तो वो श्याम रंगीला रख लिया। लेकिन क्या लगता है आपको, श्याम की इस तरह के उपनाम रखने से, हम देखते हैं अक्सर कई सारे कवि हैं जो आर्टिस्ट घरानों से ताल्लुक रखते हैं, जो कला के क्षेत्र में, वो अक्सर इस तरह से अपना उपनाम रख लेते हैं। आपको लगता है रंगीला शब्द ने आपको जो पॉपुलैरिटी दी है, शायद वो दूसरा कोई शब्द दे पाता? नहीं, वैसे तो रंगीला नाम अच्छा था, और कई मित्रों से मैंने पूछा, घर वालों से पूछा, तो बोले ठीक है रख ले तू, नाम अच्छा है नाम। तो एक दो नाम और थे वो बताए थे, तो वो अच्छे नहीं थे। और मित्रों, ये रंगीला नाम जो है, ये नाम रखने के बाद में मेरे पास यूनिक जैसे कई कवि होते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो मेरे पास जब कॉल आते थे तो वो ये बोलते थे कि आप कोई कवि हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कवि तो नहीं हूं, लेकिन कि यार ये नाम कवि ज्यादा रखते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है ना, एक कवि नहीं और ये नाम रखा है, तो पहली शुरुआत अपन ने की है। तो कवि की भी पहचान आपको मिल गई इसके साथ साथ। और लेकिन इसके अलावा श्याम रंगीला कहाँ से आते हैं, और श्याम सुंदर की का बैकग्राउंड क्या है? क्या आपके परिवार में भी कोई मिमिक्री आर्टिस्ट रहा है? ये शौक आपको कहाँ से आया? मेरे ख्याल में लोग जानना चाहते होंगे जिन्होंने आपको सोशल मीडिया पर काफी देखा है। जी, श्याम रंगीला और श्याम सुंदर जो है, मैं 2004-05 में 5वीं क्लास में मेरे को याद है कि मैंने गांव में जब 26 जनवरी 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होते हैं छोटे लेवल के, हमारे गांव में मानक खेड़ी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वहाँ पे शिक्षा विकास पुरस्कार समिति है, तो वो उन्होंने उस टाइम शुरू किए थे ये प्रोग्राम। पहले तो होते ही नहीं थे, गांव में होते भी नहीं है, बहुत छोटे प्रोग्राम होते हैं। तो उनकी शुरुआत के बाद मैं वहाँ पे प्रोग्राम करता था, 1-2 चुटकुले बोल दिए, फिर धीरे धीरे 8वीं 9वीं क्लास में, 10वीं में, 12वीं में फिर जयपुर आ गया, और जयपुर में आने के बाद में मैंने लगभग ये प्रोग्राम छोड़ दिए थे 2012 में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार इसमें कुछ बनेगा नहीं, फ्यूचर नहीं होगा, और ऐसे ही करके रह जाएंगे, घर वाले परेशान होंगे कि लड़का कुछ कर नहीं रहा। तो 2 साल तक मैंने ये सब कुछ छोड़े रखा, और 2012 में मैंने छोड़ा। 13 के लास्ट के अंदर मेरे को जयपुर में पंकज पंडित भाई हैं गांव के हमारे, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम दिलाया कि यार तू करता था पहले तो ये कर ले। वो प्रोग्राम करने के बाद में उस प्रोग्राम में भी मैंने मोदी जी की आवाज निकाली, तो वो मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था गोलगप्पे वाला, तो वो अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद में मेरे को वो परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगी, तो मेरे को प्रोग्राम देते रहे। फिर जयपुर में 1 साल लगातार प्रोग्राम किए, तो वो कॉन्फिडेंस वगैरह वापस आ गया, और मोदी जी की मिमिक्री बहुत बढ़िया होने लगी उसके बाद में। तो मोदी की मिमिक्री में भी मैं आऊंगा, लेकिन शायद उससे पहले ही जानना चाहते हैं कि फैमिली का रिस्पांस कैसा रहा जब उन्होंने देखा कि आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और इस तरह से आपको लोकप्रियता हासिल हो गई है। उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सच मानूं तो फैमिली को, मेरे पापा को तो अब पता नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं कर रहा, कुछ भी पता भी नहीं है उन्हें। अब उनको बताता हूँ मैं कि पापा मैं कॉमेडियन हूँ। यार कॉमेडियन क्या करता है, फिर पैसे कैसे मिलेंगे तेरे को? मैं उनको बताता हूँ लाइव शो के पैसे ऐसे मिलते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता कि यार तेरे को कौन देगा इतने पैसे, तू वैसे ही खाली बैठा रहता है, काम कुछ करता नहीं। फिर बोले मैं पासपोर्ट जब बनवा रहा था कि यार तेरे को पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं क्या, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है उस पर व्यूअर जो है वो विदेश से मेरे वीडियो देखते हैं, तो मेरे को बुलाते भी हैं, कॉल भी आते हैं उनके, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। बोले यूट्यूब क्या है? अब उनको क्या समझाऊं यूट्यूब क्या है? ऑनलाइन वीडियो चलते हैं यार, वीडियो कैसे चलते हैं? फोन में चलते हैं, तो फोन में से तुझे जो टाइप करेगा वो कैसे चल जाएंगे? अब वो ये चीजें वो पूछते हैं, उनको समझा नहीं पाता। और व्हाट्सएप के बारे में उनको बताया कि मैं व्हाट्सएप पे वायरल हो गया हूँ, उनको समझ में ही नहीं आया। फिर उनको बताया कि व्हाट्सएप पे जो है वीडियो या फोटो अपन किसी को भेज सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तू मुंबई रहता है, तेरे को कई बार लड्डू वगैरह भेजने होते हैं, तो भेज देंगे क्या ये व्हाट्सएप से? तो वो ये बातें करते रहते हैं। तो उनको अब तक पता नहीं है कि मैं ये वायरल हूँ या न्यूज में आ रहा हूँ। अब तक उन्होंने टीवी पे नहीं देखा मेरे को, जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं वो। क्योंकि अब टीवी पर आप आ रहे हैं और JK 24/7 न्यूज के स्टूडियो में आप मौजूद हैं, अब आपको लगता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद वो जरूर आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ बेटा किसी मुकाम पर पहुंच गया? जी, मेरे को यकीन है कि वो हो जाएंगे। बाकी उनका सपोर्ट मेरे को बचपन से पूरा सपोर्ट रहा है। कभी मेरे को ये नहीं, मैं 8वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ना चाहता था मैं, और मेरे को धक्के से घर वालों ने 12वीं करवा दी। और हालांकि 12 तक तो पढ़ना ही चाहिए किसी को, लेकिन वैसे उनका सपोर्ट पूरा था। वो बोलते थे कि यार तेरे को जो करना है वो कर ले, लेकिन तू 12वीं क्लास तो कर ही ले। फिर मैंने एनिमेशन का बताया उनको कि एनिमेशन ये एडिटिंग वगैरह का कोर्स है और ये जयपुर में मैं करना चाहता हूँ, तो भी उनका पूरा सपोर्ट था। उन्होंने जयपुर भेजा मेरे को करने के लिए, और आज भी उनका पूरा सपोर्ट है।
आगे बढ़ते हैं श्याम, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत मिमिक्री हो जाए, और मोदी के अंदाज में ही कुछ और हम आपसे सुनना चाहते हैं सोनम गुप्ता के अलावा। हाँ, मेरा वीडियो जो था वो अभी कई लोग अभी भी डिमांड करते हैं कि यार आप लाइव शो में वो गोलगप्पे वाला सुनाना चाहिए आपको। तो वो ऐसे तो वो बहुत वायरल हो चुका है, इसलिए वो आज मैं यहाँ पे गोलगप्पे वाला सुना रहा हूँ कि मोदी जी को 5 रुपए मिले तो वो मार्केट गए कि यार 5 रुपए में क्या मिलता है। तो गोलगप्पे वाले जो रेडी लगा के खड़े रहते हैं तो उनसे कहा कि यार 5 रुपए के गोलगप्पे खिलाओ। तो अब उनका जो रिप्लाई आया तो वो मोदी जी व्यथा है उनकी वो बता रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं कल गोलगप्पे वाले के पास गया, मैंने कहा गोलगप्पे वाले भाई साहब मुझे 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दीजिए। भाइयों बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा। उसने कहा मोदी जी 5 रुपए के 4 आएंगे। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं और मुझे आपका जवाब चाहिए, क्या 5 रुपए के 4 ही गोलगप्पे आने चाहिए? क्या 5 रुपए के 8 गोलगप्पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में आता हूं तो 5 रुपए के 8 गोलगप्पे जरूर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और इसलिए आज मैं सत्ता में हूं और मैंने लोकसभा में बिल लेकर के आया कि 5 रुपए के 8 गोलगप्पे आने चाहिए, लेकिन मित्रों विपक्ष की पार्टी ने उसे खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब श्याम। लेकिन राहुल गांधी पीछे क्यों रहेंगे? जब ये चुनावी वादा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी तो लोगों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका अंदाज क्या होगा? जी, राहुल गांधी इस पे बोल पड़े। देखिए भैया, देखिए ये छूट की सरकार है, ये गोलगप्पे खाने की बात करती है, लेकिन सस्ते करने की बात भी करती है, लेकिन ये करती नहीं है। देखिए भैया, ये बिल लेकर के आए भी नहीं और हम सस्ते भी करवा देते, क्योंकि मैं खुद गोलगप्पे खाने जाता हूं। बहुत बढ़िया श्याम। और ये जो हास्य व्यंग का आपका अंदाज है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक उसका लुत्फ उठा रहे होंगे इस वक्त। और चूंकि जब हम बात करते हैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट की, कॉमिक आर्टिस्ट की, तो उसकी लाइफ कैसी रहती है? चूंकि आपने तो अभी भी पड़ाव रखने शुरू किए हैं, ये जो स्टेप्स आपने चढ़ने शुरू किए, सीढ़ियां चढ़नी शुरू की हैं, किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं इस वक्त? एकदम से चकाचौंध में आ जाना, लाइमलाइट में आ जाना, वो उसका थोड़ा सा हमें अनुभव बताइए। जी, एकदम से ये सोशल मीडिया का पावर है। आज इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ता किसी को, या फिर जिसमें मैं मानता हूँ जिसमें अच्छा टैलेंट है तो वो सोशल मीडिया के जरिए एकदम से लाइमलाइट में आ सकता है। और मेरा तो मोदी जी की, मेरे को तो लगता नहीं कि मैं अच्छी आवाज निकालता हूँ, क्योंकि खुद को इतना भरोसा नहीं होता खुद पे, लेकिन लोग कहते हैं मैं अच्छी आवाज निकालता हूँ। तो करते रहने से सब कुछ हो गया। मैंने शुरू में भी वीडियो बना के यूट्यूब पे 4 साल पहले भी अपलोड किए, करता रहा हूं मैं अपलोड, और लेकिन ये वायरल अब सोनम गुप्ता वाला ज्यादा हुआ और इसकी वजह से ये आज इंटरव्यू हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरे भाई मिमिक्री करते हैं या कुछ और काम जो करते हैं उनमें अलग, जो जिनमें टैलेंट है, तो वो अगर आज वीडियो बना करके सोशल मीडिया और यूट्यूब पे अगर आप डालते हैं तो आपको, अगर लोग देखते हैं तो आप बिल्कुल हिट हो सकते हैं। आपको लोग फोन भी करते हैं क्या आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए? आपकी मिमिक्री देखने के बाद किस तरह के लोगों की वाकई में प्रतिक्रिया होती है? कमेंट्स वगैरह फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो सब जगह सार्वजनिक है और उसमें कई लोग अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ही अजीज हो जाते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे लगने लगते हैं, वो लोग जब आपको कॉल करते होंगे, वो लोग जब आपसे बात करते होंगे, तो किस तरह का प्रतिक्रिया उनकी रहती है? जी, मेरे को जो आप बता रहे हो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह जो आते हैं, वो मुश्किल से 3 या 4 हजार बंदों में 3 या 4 मान लीजिए। वो भी वो लोग होते हैं जो मोदी के सपोर्टर हैं। मैं मानता हूं कि वो मोदी जी के सपोर्टर है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद ऐसी प्रतिभा है कि उनके सपोर्टर है। एक तो नेगेटिव कमेंट इस चीज पे नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी नकल कर रहा हूं, ना कि उनकी बेइज्जती कर रहा हूं। दूसरी चीज ये कि जो मोदी जी के सपोर्टर हैं ओरिजिनल, वो मेरे को मैसेज करते हैं खूब। वो मेरे को बहुत ये मानते हैं कि यार आप मोदी जी की आवाज निकालते हो, अगर आप हमारे साथ एक रिकॉर्डिंग मेरे नाम से आप भेज दें तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मोदी जी ने भेजी है और हम बड़े तगड़े फैन, ऐसे करके मेरे को कई करते हैं, फोन भी करते हैं। कई तो मेरे जो मित्र हैं गांव के हैं, वो ऐसे फोन, मतलब मैं मुंबई में बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, फोन आया, वो उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो बोलेंगे उठाता नहीं है फोन। जैसे ही उठाया, हाँ भाई श्याम, ये मोदी जी के बारे में बात करना इनसे, वो पकड़ा देते हैं।
अब उनको बोलने का भी मेरे को मौका नहीं देते कि यार मैं मीटिंग में बैठा हूँ। तो इस तरह का रिस्पॉन्स है, आप ये कह रहे हैं। दूसरा, लाइफ कितनी बिजी हो गई है। पहले जो श्याम रंगीला था और अब का श्याम रंगीला की जो जिंदगी है और लाइफ का जो शेड्यूल है, कितनी तब्दीली उसमें आई है? मैं 7-8 दिन पहले लगभग फ्री था और 7-8 दिन हो गए। मेरा 7-8 दिन में 4 दिन आप टोटल मान लीजिए मेरा ट्रेवलिंग में निकला है। कभी अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, फिर कहीं और इंटरव्यू करने के लिए, शो करने के लिए। और तो ये अभी व्यस्त, तो अभी 8 दिन से खूब व्यस्त हूं मैं। और बाकी पीछे का जो है तो वहां तब मैं फ्री था, कभी ये वीडियो बना दिया, कभी वो बना दिया, तब मैं फ्री था। अभी मतलब बहुत व्यस्त हूँ। आपकी कई सारे वॉइसेस हमने सुनी, कई सारी मिमिक्री हमने सुनी है। ऐसी कौन सी शख्सियत है, चाहे वो बॉलीवुड से हो चाहे पॉलिटिकल घरानों से हो, जिसकी आवाज निकालना आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं उन किरदारों की आवाज निकाल पाऊं जो कि जाने माने हैं, पब्लिक फिगर? जी, मेरी दिल्ली इच्छा ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज मैं निकालना चाहता हूँ और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। और बाकी मुलायम सिंह यादव है या फिर जो पॉलिटिशियन और हैं उनकी आवाज भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मैंने मनमोहन सिंह जी की आवाज भी ट्राई की थी, लेकिन उनकी जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं तो यार बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा यार वो भी नहीं बोले थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा श्याम आपसे बात करके और आपकी कुछ और आवाजें हम सुनेंगे और सुनाएंगे आपको। श्याम रंगीला, मैं बॉलीवुड के कई कलाकारों की मिमिक्री करता हूँ। आ गए थाले, आ गए केस निकालने आ गए, लेकिन केस थोड़ा नहीं है। अभी मैं क्या निकालूंगा? सुबह से खाना नहीं खाया, आप भी खाना नहीं खाया, खाना कैसे खाऊंगा मैं, जरा बता। अगर मोदी जी मेरे सामने आए तो मैं उनसे मोदी जी की ही आवाज में बात करूंगा। मुझे पता चला है कि सोनम गुप्ता बेवफा। देखिए देखिए भैया, मोदी जी हमारी पॉकेट मनी बंद करवाना चाहते हैं। मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। नोटबंदी के मुद्दे पर आज भी संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश को लाइन में लगा दिया गया। अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके जवाब में अरुण जेटली ने कहा कि हिम्मत है तो विपक्ष चर्चा करे, हंगामा केवल टीवी पर आने के लिए किया जा रहा है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और पहली बार 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर सदन की कार्रवाई 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। आजाद ने कहा कि इस घोषणा को करीब 1 महीना होने को है, लेकिन अब भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। आजाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 84 लोगों की मौत हुई है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। संसद में चल रहे गतिरोध को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भड़क गए। आडवाणी ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों की सदन को चलने देने में बिल्कुल रुचि नहीं है। आडवाणी ने कहा कि जो लोग सदन में बाधा डाल रहे हैं उन्हें स्पीकर को बाहर कर देना चाहिए, यहां तक कि उनकी सैलरी भी काटनी चाहिए। नोटबंदी से परेशान लोगों को आरबीआई ने भी निराश किया है। आरबीआई ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी से दरों में कटौती की उम्मीद लगाए लोगों को झटका दिया। आरबीआई ने साल 2016 की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी में दरों में किसी भी किस्म की कटौती का फैसला नहीं लिया। इसमें ईएमआई कम होने की आस लगा बैठे लोगों को बड़ा धक्का लगा है। अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% को बरकरार रखा, यानी कि इसका सीधा मतलब है कि ये मौजूदा ब्याज दरों में कोई राहत नहीं देगी। इसके साथ ही आरबीआई ने विकास दर के अनुमान को घटाया। नोटबंदी से पहले 7.6% विकास दर का अनुमान था, जिसे घटाकर अब 7.1% कर दिया गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से आह्वान किया कि वो नोटबंदी और डिजिटलीकरण के मसले को लेकर जनता के बीच जाएं और उन्हें इसके फायदे के बारे में बताएं। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह आप चुनाव प्रचार करते हैं उसी तरह जमीनी स्तर पर जाकर नोटबंदी और डिजिटाइजेशन का प्रचार करिए। पीएम ने कहा कि आप लोग जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच जाएं, कैशलेस डिजिटाइजेशन जनता को समझाएं। पीएम ने कहा कि दिल्ली में तो गाड़ी ओवरटेक करने पर लोग गोली चला देते हैं, लेकिन एटीएम के बाहर खड़े लाइन लगाकर लोगों का धैर्य देखिए। इसका मतलब है कि जनशक्ति हमारे साथ है। वहीं पीएम ने सदन नहीं चलने देने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे गिर गई। ट्रेन और रेल सेवाएं घने कोहरे के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली आने वाली 81 ट्रेनें लेट हुई, जबकि दिल्ली से जाने वाली 16 ट्रेनों के समय पर असर पड़ा है। 3 ट्रेनें कैंसिल भी की गई हैं। पालम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर तड़के सफेद कोहरे की चादर घनी हो गई और विजिबिलिटी 0 हो गई। इस वजह से यहाँ उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट पर इसका बुरा असर पड़ा। खास बात यह है कि कोहरा भले ही घना हो, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य के आसपास ही बना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C36 के जरिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2A का प्रक्षेपण किया। दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2A को लेकर PSLV-C36 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भर चुकी है। $235 किलो का यह सैटेलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देगा। मसलन ये भारत की वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में जानकारी देने वाला है। इससे ये जानने में भी मदद मिल सकती है कि देश के किन इलाकों में कौन से मिनरल हैं। रिसोर्ससैट 2A रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जिसका उद्देश्य संसाधनों की खोज और निगरानी करना है। नोटबंदी को 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन कैश की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा, कई एटीएम बंद पड़े हैं। ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ना लाजमी है। कई कतारों में कमी नहीं आई। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। वहीं सरकार का बार बार यही कह रहा है कि हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। भारी बारिश और तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार के हैवलॉक आइलैंड पर 800 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। नौसेना ने इन लोगों को बाहर निकालने के लिए 4 जहाज भेजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टूरिस्ट को हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाएगा। हैवलॉक अंडमान द्वीप में पूर्व से स्थित एक द्वीप है, जो दक्षिण अंडमान प्रशासन के अंतर्गत आता है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है। जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनमें से कई ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फ्लाइट की लैंडिंग में देरी का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिविल एविएशन के डीजी ने 6 पायलट को सस्पेंड किया है। जिन पायलट को सस्पेंड किया गया उनमें 2 इंडिगो एयरलाइन, 2 स्पाइस जेट और 1 एयर इंडिया का है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने प्लेन में कम ईंधन होने के बावजूद फ्लाइट को उड़ाया। जनशताब्दी एक्सप्रेस से जीआरपी ने रात 35 लाख रुपए की पुरानी नकदी समेत 14 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद की। इस मामले में कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। बरामदगी के बाद घटना की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई। साथ ही रेल पुलिस कर्मियों ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है।
रेल पुलिस